तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़ी चुआनशू डीमंस को हार का मजा चखाते हुए उनकी प्रिंसेस को भी बंदी बनाकर कैपिटल ले आया था, जहाँ पर तो यांग मिंगहुआ थ्रोन पर कब्जा करने के लिए पहले से ही चालें चल रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा हीरो ज़ी चुआनशू भी अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे निपटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम लोग यांग मिंगहुआ को देखते हैं, जो कि अपनी आज की हुई बेइज्जती पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपने सब ऑर्डिनेट से कहता है तुम लोग जाओ और जाकर जिनचिन को जान से मार डालो, इससे पहले कि वो कैपिटल से बाहर जाए। और उस ऑफिसर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने पेट्रोलिंग पुलिस को लेते हुए जिनचिन को रोकने के लिए पहुँच चुका था। वो आते साथ ही उससे कहने लगा कि आज तुम कैपिटल से बाहर नहीं जा सकते, मगर जिनचिन भी कोई बच्चा थोड़ी था जो कि इनकी चालों को समझ न सके। और वो उसके ऑर्डर्स को मना करते हुए कहने लगा कि मैं तो आज यहाँ से जाकर रहूंगा और तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो। इस बात पर तो उस ऑफिसर को भी गुस्सा आ गया और इसी वजह से तो उसने अपने साथियों को जिनचिन की आर्मी पर हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए। अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो चुकी। जिनचिन का तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, इसी वजह से वो उस ऑफिसर पर भारी पड़ रहा था कि अचानक से वहाँ पर डिलिन की आर्मी भी पहुँच गयी, जिन्हें तो देखते साथ ही वो ऑफिसर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो हमारी मदद आ गई, यानी कि हम जीत ही जाएंगे। मगर इस पुलिस ऑफिसर के तोते तो तब उड़े जब उस आर्मी ने जिनचिन के ट्रोप्स को मारने की बजाय इस ऑफिसर की पुलिस को मारना शुरू कर दिया। और आखिरकार डिलन की आर्मी ने उस कमांडर ऑफिसर को भी जान से मार डाला, जिसकी वजह से तो जिनचिन भी हाथ से बचकर निकल जाता है। के बाद सीन शिफ्ट होकर कैपिटल आर्मी के कमांडर लाइशुन पर आ जाता है, जो कि यांग मिंगहुआ का एक लॉयल ऑफिसर था। वो इस बात पर काफी खुश था कि उसकी रैंक बढ़ने वाली है कि तभी वहाँ पर डिलन भी पहुँच गया, जो कि उसे रिपोर्ट करते हुए कह रहा था कि हमने जिनचिन को जान से मार दिया है। और हाँ, जब मैं डीमंस के खिलाफ जंग पर लड़ने के लिए गया था तो वहाँ से मैं आपके लिए बहुत सारे कीमती तोहफे लाया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको वो दिखाऊं? जिस पर तो लाइशुन ने भी उसे इजाजत दे दी। इसीलिए दो सोल्जर्स एक बड़े से बॉक्स को उठाए हुए लाइशुन के रूम में एंटर हो गए। लाइशुन तो ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर इस बॉक्स में क्या है। इसी वजह से तो उसने फौरन से इस बॉक्स को ओपन कर दिया, मगर वो बॉक्स तो खाली था। इससे पहले कि लाइशुन कुछ समझ पाता, दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर ने अपनी सोर्ड को लाइशुन के सीने में घुसा दिया, जिससे तो लाइशुन की वहीं पर मौत हो गई। और हमें साथ ही बात भी मालूम हो गई कि वो सोल्जर्स और कोई नहीं बल्कि स्टर्लिंग और ज़ी चुआनशू थे, जिन्होंने तो इस कमीने की बॉडी को उसी बॉक्स में डालते हुए एक नाली में सड़ने के लिए छोड़ आए। वहीं इन तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि डिलिन कैपिटल के बाहर अपनी आर्मी के साथ वेट करेगा जब तक कि ज़ी चुआनशू कैपिटल के ऑफिसर्स पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं कर लेता। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ज़ी चुआनशू और स्टर्लिंग दोनों ही प्रेसिडेंट मेंशन में आ जाते हैं, जहां पर तो रोंगर पहले से ही ज़ी चुआनशू का इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि यांग मिंगहुआ ने मुझे नए ऑर्डर्स दिए हैं। उसने मुझसे कहा है कि आज के दिन मैं मिस निंग को यहाँ से कहीं भी बाहर ना जाने दूं, क्योंकि वो गधे का बच्चा आज पूरे कैपिटल पर कब्जा करके यहाँ पर मार्शल लॉ लगाने वाला है। उसी वक्त वहाँ पर मिस निंग भी पहुँच जाती है, जिसे देखते हुए ज़ी चुआनशू उनसे कहने लगा आज रात यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए मिस निंग आपको मजबूत होना होगा। नेक्स्ट हमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो कैपिटल के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और इन्हें यहाँ पर बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ी चुआनशू था, जो कि आते साथ ही इन सब से कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग काफी थक गए हैं, इसी वजह से तो प्रेसिडेंट ने आपके लिए आज पार्टी का इंतजाम किया है। यही कॉन्फ्रेंस हॉल में रहते हुए आप जो चाहे कर सकते हैं, मगर यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। लेकिन वहीं पर मौजूद एक ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आई और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए टांग मारकर उस वाइन टैंकर को नीचे गिरा देता है। ज़ी चुआनशू तो इन ऑफिसर्स को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो ऑफिसर्स तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि लाइशुन ने इन्हें इस तरीके से डरा कर रखा था कि अगर इन्होंने उसका काम ना किया तो वो इनकी फैमिली को जान से मरवा देगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये लोग लाइशुन का हर ऑर्डर मानते थे, जिस बात को तो ज़ी चुआनशू भी अच्छे से समझ चुका था। इसी वजह से तो उसने लाइशुन की सील को इन सब लोगों को ही दिखा दिया। ज़ी चुआनशू के तो हाथ में इस सील को देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सील नकली है, और इसी वजह से एक ऑफिसर आगे की तरफ बढ़कर इस सील को चेक करता है। तो ऐसा करते ही उसे मालूम हो गया कि ये वाली सील असली है। इस सील को ज़ी चुआनशू ने लाइशुन को मारने के बाद वहाँ से चुरा लिया था। नेक्स्ट सीन हमें प्रेसिडेंट हाउस का दिखाया गया, जहाँ पर तो यांग मिंगहुआ अपने ऑफिसर्स के साथ पहुँच चुका, लेकिन उसका सामना करने के लिए स्टर्लिंग भी अपनी सेना के लिए फुल तैयार है। यांग मिंगहुआ और उसके ट्रूप्स को अपने गेट के बाहर खड़ा देख निंग और प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं।
है, जिन्हें देखते हुए तो यांग मिंगहुआ उनसे कहने लगा कि अब तो आपको प्रेसिडेंट की कुर्सी से रिजाइन दे देना चाहिए कि आपकी बूढ़ी हड्डियां भी इस काबिल नहीं बची कि वो यहाँ के सारे मामला देख सके। तो ये कुर्सी जिससे बिलोंग करती है आपको उसे ये दे देनी चाहिए, क्योंकि मिस निंग तो भी काफी छोटी है और वो सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर असल में वो मिस निंग की बात कर रहा था, यानी कि यांग मिंगहुआ उसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। जो सब कहते हुए यांग मिंगहुआ ने मिस निंग का फेक बनाया हुआ लेटर भी सब लोगों को दिखा दिया। उस लेटर को देखकर मिस निंग चिल्लाते हुए कहने लगी, ये कमीना झूठ बोल रहा है, मैंने कोई भी लेटर नहीं लिखा। इस पर तो प्रेसिडेंट स्टर्लिंग और उसके साथियों को ऑर्डर्स देते हुए कहने लगे, यांग मिंगहुआ एक गद्दार है और तुम लोग इसे जान से मार डालो। स्टर्लिंग जो कि कई अरसे से इसी पल के इंतजार में था, इसलिए वो फौरन से अपने साथियों को लेते हुए यांग मिंगहुआ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। जिसके बाद तो इन सब लोगों के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो गई कि तभी यांग मिंगहुआ का एक लॉयल ऑफिसर आकर उसे बताता है कि लाइशुन को किसी ने जान से मार डाला है, जिसकी वजह से तो कैपिटल आर्मी अभी तक आपकी मदद के लिए नहीं पहुंची। इसी वजह से तो यांग मिंगहुआ ने सी ऑफिसर को कैपिटल आर्मी का कमांड संभालने के लिए बोल दिया और वो उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है ताकि सेंट्रल आर्मी को यहाँ पर मदद के लिए ला सके। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ जी चुआनशू इन सबको यही समझाने में मसरूफ था कि आप सबको यांग मिंगहुआ का साथ ना देकर प्रेसिडेंट के साथ अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना होगा। मगर वहीं पर मौजूद एक टकला ऑफिसर जिसके दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ था, फाइट में तो जी चुआनशू से कभी नहीं जीत सकता। और यहाँ पर कुछ हुआ भी यूं, क्योंकि जी चुआनशू ने तो उसे पल भर में ही डेट कर दिया। गुली भी उसकी ऐसी हालत को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, इस गधे को तो आराम से समझ ही नहीं आ रहा था, अब देखो कैसे सुकून से पड़ा है। जो सारा नजारा देखकर तो बाकी के ऑफिसर्स को भी अकल आ चुकी और उन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो जी चुआनशू की बात को मानते हुए आज की रात यहीं पर गुजारेंगे। कि तभी वहाँ पर वही ऑफिसर जिसे थोड़ी देर पहले यांग मिंगहुआ ने सेंट्रल आर्मी को कमांड करने के लिए भेजा था, वो यहाँ पर पहुँच जाता है और उसने मिंगयू को भी बंदी बनाया हुआ था। इसके बाद हम लोग कैपिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो डिलिन अपनी आर्मी को लिए जी चुआनशू के सिग्नल का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे एक सिग्नल दिखाई देता है। असल में एग्जैक्टली ये वो सिग्नल तो नहीं था जिसका वादा जी चुआनशू ने किया है, पर डिलिन तो फिर भी समझ गया कि इस सिग्नल को देने वाला और कोई नहीं बल्कि जी चुआनशू ही था, क्योंकि वो बेवकूफ इस बात को भूल चुका था कि उसे कितने सिग्नल्स देने हैं। इसी वजह से तो वो अपने ट्रूप्स को लेते हुए सीधा कैपिटल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी तरफ हम लोग यांग मिंगहुआ को देखते हैं जिसके साथियों को स्टर्लिन कुत्ते की तरह धो रहा था। इसी वजह से तो यांग मिंगहुआ को वहाँ से बचकर भागना पड़ा। साथ ही साथ उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा था कि वो कमीने खबीस अभी तक उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। जबकि पीछे की तरफ मौजूद प्रेसिडेंट मिस निंग से कहने लगे, जाकर आराम करो, आज के दिन ये सारा काम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद तो ये लोग भी यांग मिंगहुआ को चेस करना शुरू हो गए। यांग मिंगहुआ जो कि यहाँ से 9-11 होने की तैयारी में था कि तभी उसके सामने डिलिन आकर खड़ा हो गया, जिन्हें देखते साथ तो यांग मिंगहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया कि फाइनली अब प्रेसिडेंट की कुर्सी उसकी हो जाएगी। मगर जब डिलिन ने अपने ट्रूप से ये कहा कि ये एक गद्दार है, इसे जाकर पकड़ लो, तब तो यांग मिंगहुआ के 14 तबके रोशन हो गए और वो हैरान होते हुए डिलिन से कहने लगा कि तुमने भी मुझे धोखा दिया कि तब से तुम नाटक कर रहे थे। मगर डिलिन को तो उसकी बातों से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो अपने ट्रूप्स को लेते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका। और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान ही डायरेक्ट फाइट स्टार्ट हो गई। जैसे कि हमें पहले से ये बात मालूम है कि डिलिन तो एक बेरहम वॉरियर था, भला उसके सामने यांग मिंगहुआ कहाँ से ही टिक सकता है। जो बात तो यहाँ पर साफ साफ भी देखी जा सकती थी, क्योंकि डिलिन ने अपने सोर्ड को यांग मिंगहुआ के सीने में उतार दिया और उसी वक्त प्रेसिडेंट भी स्टर्लिंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यांग मिंगहुआ जो कि घायल होने की वजह से जमीन पर पड़ा था, प्रेसिडेंट उसके पास आकर उसके जख्मों पर अपनी छड़ी को रख चुके, जिसकी वजह से तो यांग मिंगहुआ को काफी ज्यादा पेन होने लगा। मगर वो भी प्रेसिडेंट के सामने गिड़गिड़ाने वाला तो बिल्कुल नहीं था और वो प्रेसिडेंट से कहने लगा कि तुम जैसा सनकी बुड्ढा कभी भी हमारा प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं था, क्योंकि तुम बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते और तुम प्रेसिडेंट बने बिल्कुल ऐसे ही लगते हो जैसे किसी ने गधे के सर पर ताज रख दिया हो। जो सारी बातें सुनकर तो प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी वजह से उसने यांग मिंगहुआ को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट वो स्टर्लिंग से कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर आसपास जितने भी लोग नजर आते हैं जो कि यांग मिंगहुआ का साथ दे रहे थे, उन्हें जान से मार डालो। इसी वजह से तो स्टर्लिंग भी अब अपने काम के लिए रवाना हो गया। प्रेसिडेंट जो कि डिलिन के काम से काफी खुश थे, वो उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे कि डिलिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके साथ ही उन्होंने एक फाइल डिलिन के हाथ में पकड़ा दी, जिसके अंदर तो कैपिटल आर्मी के उन सब ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने यांग मिंगहुआ का साथ दिया।
साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने डिलिन को ये ऑर्डर्स भी दे दिए कि वो जाकर इन सबको जान से मार डाले, जो करने के लिए तो डिलिन भी बिल्कुल तैयार था। इसी वजह से वो यहाँ से रवाना हो गया, जबकि शहर का हाल काफी बुरा था क्योंकि सड़कों पर हर तरफ सिर्फ लाशें और खून था। ये दोनों भाई ही मिलकर चुन कर हर गिरदार को मारते जा रहे थे और इसी तरह से लोगों को मारते हुए लाओ मिंग हाई के मेंशन पहुंच गए, जहाँ पर वो तो मौजूद नहीं था लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स वहीं पर मौजूद होते हैं। और इसी वजह से डिलिन की आर्मी ने बगैर उम्र का भेदभाव करते हुए सबको ही जान से मार डाला। इधर लाओ मिंग हाई जैसे अपने मेंशन वापस पहुंचा तो अपने प्यारों की डेड बॉडीज को देखकर उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तो कुछ सोल्जर्स इसी मौके का फायदा उठाते हुए आम लोगों से लूटमार कर रहे थे, मगर जब एक लेडी ऑफिसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा वही लोग उसे धमकाते हुए कहने लगे, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो हम तुम्हें भी गद्दार कहकर यहीं पर कत्ल कर देंगे। वो ऑफिसर तो ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान थी। इसी वजह से वो फौरन से प्रेसिडेंट के पास आ गई, उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है, मगर प्रेसिडेंट तो इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्हें इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि किसकी जान जा रही है और कौन किसे लूट रहा है। उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने गद्दारों को खत्म करने से। काम करने के लिए डिलिन भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुका, जहां पर तो कैपिटल आर्मी के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। वो इन सबको प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स दिखाते हुए कहने लगा कि आप सबको मारने के लिए कहा गया है, जिस पर तो वहाँ मौजूद लोग चिल्लाकर कहने लगे कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग जी ट्रांशो के कहने पर ही सारी रात यहाँ पर रुके। जी ट्रांशो भी इन सब चीजों के खिलाफ था, इसी वजह से वो अपने भाई से कहने लगा, प्लीज तुम मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे नए ऑर्डर्स ले आऊंगा। पहले तो डिलिन इस पर एग्री नहीं होता, फिर यूं ही थोड़ी देर मनाने के बाद वो जी ट्रांशो को 1 घंटे की मोहलत दे देता है। जी ट्रांशो यहाँ से जा ही रहा था कि एक ऑफिसर उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा, यहाँ मौजूद 300 लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। जो बात सुनकर तो जी ट्रांशो और ज्यादा मोटिवेट हो गया और वो अपने घोड़े की स्पीड को तेज करते हुए सीधा प्रेसिडेंट मेंशन के बाहर जा पहुंचा। प्रेसिडेंट जो कि जी ट्रांशो की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहने लगे कि गद्दारों को मरना ही होगा, हम उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर जी ट्रांशो भी अपनी बात पर अड़ा रहा, इसी वजह से प्रेसिडेंट ने सोल्जर्स को रूम में बुला लिया, जिन्होंने तो जी ट्रांशो को चारों तरफ से घेर लिया था। मगर जी ट्रांशो की भी जिद थी कि आज वो प्रेसिडेंट से ऑर्डर लिए बगैर नहीं जाएगा। इसी वजह से तो वो प्रेसिडेंट के सामने नील डाउन होते हुए अपने सर को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा, जिसकी वजह से तो जी ट्रांशो के सर से भी खून बहने लगा। कि तभी वहाँ पर स्टर्लिंग भी पहुँच गया, जो कि अपने भाई की ऐसी कंडीशन देखकर खुद भी नील डाउन होकर प्रेसिडेंट से कहने लगा, प्लीज आप उन सबको माफ कर दे। इसके बाद तो प्रेसिडेंट आखिरकार मान ही गए और जी ट्रांशो खुशी के साथ अपने घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आया तो अंदर का नजारा देखकर जी ट्रांशो के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि डिलिन के सोल्जर्स ने इन सारे के सारे ऑफिसर्स को जान से मार डाला था। जी ट्रांशो तो ये सब कुछ देखकर सदमे में ही चला गया। उसे लग रहा था कि जैसे इन 300 लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से चली गई। और वो डिलिन पर भड़कते हुए कहने लगा, क्या तुम थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी इन सब लोगों को ही जान से मारने की? डिलिन, ये तुमने क्या कर दिया? अब डिलिन उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी की तरह है, आज नहीं तो कल वो इन सबको ही जान से मार देने वाला था, और अगर आज मैं इन्हें ना मारता तो वो मुझे भी गद्दार समझते। जी ट्रांशो, तुम्हें इन सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। पर जी ट्रांशो तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। डिलिन को खुद से दूर हटाते हुए यहाँ से रवाना हो गया। चलते हुए रास्ते में जी ट्रांशो को सिर्फ अपने चारों तरफ लाशें ही दिखाई दे रही थी। लोग अपने प्यारों के मरने पर रोते और चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। इन्हें देखते हुए तो जी ट्रांशो के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे और इसी तरह से उसे चलते चलते सुबह हो गई। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने भी अपने सारे लॉयल ऑफिसर्स को एक मीटिंग में बुलाया हुआ था, जहाँ पर तो डिलिन सबसे लेट पहुँचता है, जिसे देखते साथ तो लाओ मिंग हाई का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि कल डिलिन के ट्रूप्स ने लाओ मिंग हाई के सारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार डाला था। उसका बस नहीं चलता कि वो डिलिन को जान से मार दे, क्योंकि डिलिन ने पल भर में उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मगर स्टर्लिंग बीच में आकर उसे रोक देता है। असल में तो लाओ मिंग हाई कोई गद्दार नहीं था, बल्कि वो भी डिलिन की तरह यांग मिंगवा का साथ देने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन डिलिन इस बात से अनजान था, इसी वजह से तो उसने लाओ मिंग हाई की सारी फैमिली को जान से मरवा दिया। और इसी तरह से थोड़ा सा हंगामा मचाने
के बाद प्रेसिडेंट इन सब लोगों को खामोश करवा देते हैं। इन सबको आज यहाँ पर इसी वजह से बुलाया गया था कि इनके रैंक्स को अपग्रेड किया जाए। अब एक लेडी ऑफिसर इन सब लोगों को इनके रैंक्स के बारे में गाइड करती है, जिसको जानने के बाद तो ये सब लोग ही काफी ज्यादा खुश थे। इस मीटिंग के अवर होते ही स्टर्लिंग डीलिंग के पास आ गया और उससे बात करते हुए कहने लगा कि आज जी चुआंशू यहाँ पर क्यों नहीं आया, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं की। इस पर तो डीलिन उसे बताता है कि कमांडर उसकी कल रात की हरकत से नाखुश थे और इसी वजह से तो उन्होंने जी चुआंशू को कोई भी प्रमोशन नहीं दी। दूसरी तरफ तो जी चुआंशू, जिन्हें तो इन सब बातों से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, वो रोंगर और मिस निंग के साथ उसी कब्रिस्तान में आ जाता है जहाँ पर उन 300 लोगों की कब्र बनाई गई थी जिन्हें डीलिन ने रात में मारा था। इसी वजह से वो इन सबसे माफी मांगते हुए कहने लगा, प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर देना। जो कहते हैं साथ ही उसने इन सब लोगों के मरने के गम में वहीं पर बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी। जी चुआंशू इन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। जी चुआंशू को ऐसी कंडीशन में देखकर मिस निंग तो काफी परेशान हो गई, मगर अभी के लिए वो बिल्कुल बेबस थी क्योंकि वो जी चुआंशू के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इधर प्रिंसेस का दान, जो कि मिस निंग के घर पर अकेली बैठी वहाँ पर चाय पी रही थी कि अचानक से वहाँ पर स्टर्लिंग भी पहुँच गया, जो कि कदान को अकेली देख उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि अगर आप चाहे तो मैं आज आपको कैपिटल घुमा सकता हूँ, जिसके लिए तो प्रिंसेस भी एग्री हो गई। अब ये दोनों लोग ही बाहर आ जाते हैं पर तो इन्हें विशेष पूरी करने वाला एक फाउंटेन नजर आया। प्रिंसेस कदान भी यहाँ पर एक विश को मांगना चाहती थी, इसी वजह से स्टर्लिंग ने उन्हें थोड़े से कॉइन्स दे दिए, जिन्हें तो प्रिंसेस का दान फाउंटेन में डालने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस गद्दी से इतना काम भी नहीं हुआ और इसने इसी तरह से सारे कॉइन्स को जाया कर दिया। अब सिर्फ एक कॉइन बच गया था जो देते हुए था स्टर्लिंग ने अब उसकी मदद करने का फैसला किया। वो प्रिंसेस का दान का हाथ पकड़ते हुए उस कॉइन को उछालता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर फाउंटेन में गिर गया, जिसकी वजह से तो प्रिंसेस का दान और स्टर्लिंग बहुत ज्यादा खुश हो चुके और इसी खुशी में उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ गए। मगर इस बात के रियलाइज होने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। इस ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए स्टर्लिंग प्रिंसेस का दान को एक बेकरी शॉप में लेकर चला गया। इस बेकरी की ऑनर, जो कि स्टर्लिंग को पहले से ही जानती थी, वो स्टर्लिंग के साथ कदान को देखकर ऐसा समझने लगी कि जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जो बात सुनकर तो स्टर्लिंग के मन में लड्डू फूटने लगे, मगर वो शॉप ऑनर को मना करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अब स्टर्लिंग कदान से कहने लगा कि तुम यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद सकती हो। इसी वजह से तो कदान ने वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बेकरी आइटम्स को देखना शुरू कर दिया। तभी प्रिंसेस कदान की नजर स्टर्लिंग के बनाए हुए कार्विंग पर पड़ गई, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से स्टर्लिंग उससे कहने लगा, मैं आपके लिए भी एक ऐसा पीसी बना दूंगा। और थोड़ा सा यूं ही वक्त साथ गुजारने के बाद ये दोनों ही घर पहुंच चुके, जहाँ पर तो रोंगर, मिस निंग और जी चुआंशू पहले से ही मौजूद थे। जी चुआंशू, जो कि अभी भी उस वाकये से उबर नहीं पाया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है और इसी वजह से वो इन सबको छोड़ते हुए बाहर गार्डन की तरफ जाने लगा, जहाँ पर तो उसके पीछे पीछे वहाँ पर स्टर्लिंग भी आ गया। अब ये दोनों भाई अपने दिल की बातें करने लगे, जहाँ पर जी चुआंशू स्टर्लिंग से कहता है कि डिलन को उन्हें मारने की क्या जरूरत थी, उन सब लोगों ने मुझ पर यकीन किया कि मैं उनकी जान बचाऊंगा, पर डिलन ने तो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उन सबको ही जान से मार डाला। साथ ही साथ वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा था। जो सारी बातें सुनकर तो स्टर्लिंग उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरे भाई तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बड़ी जंगों को जीतने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर जी चुआंशू तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे अभी भी लगता है कि सारा का सारा कसूर डिलन का है। अगर वो इतना बेरहम ना बनता तो आज शायद वो लोग जिंदा होते। और जैसे कि हमें इस बारे में तो मालूम ही है कि स्टर्लिंग और डिलन दोनों का ही प्रमोशन हो गया है, मगर जी चुआंशू का कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ, उल्टा उसे तो रैंक में लो करके दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों भाइयों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी इनके पास एक सोल्जर हड़बड़ाता हुआ पहुंच गया, जो कि इन दोनों को रिपोर्ट करते वे कहने लगा कि मिस्टर एंशन मारे जा चुके हैं। इस बात ने तो जी चुआंशू को पूरे तरीके से तोड़कर रख दिया। इवन के डिलन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया गया कि आखिरकार जेंशन के साथ क्या हुआ था। जब कमांडर जेंशन कैपिटल से निकलने के बाद अपनी आर्मी के साथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, मगर इन्हें तो जरा बराबर भी इस बात की खबर नहीं थी कि इनके लिए कोई घात लगाए बैठा है। और इनके ट्रूप्स जैसे उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने इन पर तीरों की बरसात करनी शुरू कर दी। मगर कमांडर जेंशन
भी रुकने का नाम नहीं लेते, बल्कि उल्टा वो तो अपनी आर्मी को लेते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगे। और इसी तरह से यूं ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें अपने सामने कुछ ट्रूप्स नजर आए, जिन्हें देखते हुए तो येनशिन उनसे कहने लगे, मैं कमांडर येनशिन हूँ। जो बात सुनते साथ तो दूसरी आर्मी के कुछ सोल्जर्स कमांडर येनशिन को पहचान चुके थे, इसीलिए वो अपने हायर ऑफिसर से कहने लगे कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, ये सच्ची में कमांडर येनशिन है। जिस पर तो वो ऑफिसर उनसे कहने लगा कि ये कोई कमांडर येनशिन नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहरूपिया है, क्योंकि कमांडर येनशिन तो काफी पहले ही मारे जा चुके हैं। जो कहते साथ ही उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि आगे बढ़कर इस आदमी पर हमला कर दे। और इसी तरह से इन दोनों के दरमियानी फाइट स्टार्ट हो गई। और इस फाइट में तो येनशिन की आर्मी ऑलमोस्ट पूरी ही मारी गई। अकेला येनशिन यहाँ से निकलने में कामयाब हो सका। और जब ये बात दूसरी आर्मी के लीडर, जिसका नाम था ली होंग, उसे मालूम हुई तो उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो असल में यहाँ पर येनशिन को तो मारने आए थे और वही यहाँ से बचकर निकल गया। ली होंग भी बाकी सब की तरह यांग मिंगवा के एक लॉयल ऑफिसर था, जिसके कहने पर ही वो ये सब कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसे रिपोर्ट नहीं मिली कि यांग मिंगवा जान से मारा जा चुका। दूसरी तरफ हम येनशिन को देखते हैं, जो कि काफी बुरी कंडीशन में आखिरकार अपने साथियों के पास आ गया। येनशिन के जख्म काफी गहरे थे, इसी वजह से उन्हें बचाया ना जा सका। येनशिन का फ्यूनरल काफी ज्यादा ग्रैंड होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ साथ आर्मी के सारे बड़े ऑफिशियल्स आए हुए थे कि येनशिन वाकई में एक बहादुर सोल्जर था और उसने 30 साल तक आर्मी को सर्व किया। इसी वजह से तो सबके दिल में उसके लिए काफी ज्यादा इज्जत थी। प्रेसिडेंट को भी येनशिन के मरने का काफी अफसोस था, इसी वजह से उसने इन सब से वादा किया वो तब तक आराम से नहीं बैठेगा ताकि वो येनशिन के कातिल को जान से नहीं मार डालता। इसी वजह से प्रेसिडेंट ने 2 बड़े जनरल और उनके साथ काफी सारी आर्मी को भेजा था, ताकि वो जाकर ली होंग का काम खत्म कर सके। मगर डिलन, जो कि अच्छे से जानता था कि वो एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से कहने लगा कि आपको वहाँ पर सेंट्रल आर्मी से भी कुछ सोल्जर्स भेजने चाहिए। मगर साथ ही में मौजूद लाओ मिंगहाई, जो कि डिलन को पसंद नहीं करता, और इसका रीजन हम लोग अच्छे से जानते हैं। वो डिलन से एग्री नहीं करता था, इसी वजह से वो उसे अपोज करने लगा कि अगर हम अपनी सेंट्रल आर्मी को वहाँ पर भेजते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जाया हो जाएंगे, और इस बात से तो कैपिटल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट भी उसकी बात से एग्री करते थे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर जी चुआनशू पर आ गया, जो कि अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके पास एक फीमेल ऑफिसर आ जाती है, जो कि उसे बताने लगी कि प्रेसिडेंट ने आपको साउथ ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया है और आज ही आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जी चुआनशू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने दोस्तों को लेते हुए साउथ ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका था। मिंग्यू, जिसे तो बोर्ड पर सफर करने की ज्यादा आदत नहीं थी, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इस पर तो रोंगर और बाईचान ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग उससे कहते हैं, लगता है कि आज तो यहाँ से ये मर कर ही जाएगा। इस पर तो जी चुआनशू ने एक ऐसा गंदा जोक उन्हें सुनाया कि उन दोनों को भी वॉमिटिंग्स होने लगी। दूसरी तरफ ली होंग, जिसे भी अब इस बात की खबर मिल चुकी है कि यांग मिंगवा को जान से मार दिया गया है, और इस बात पर तो उसे काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। और वो इसी गुस्से से कमरे की चीजों को तोड़ते फोड़ते कहने लगा, मुझे उस कमीने की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। वो बगैरत खुद तो मर गया, लेकिन जाते जाते मेरे लिए भी गड्ढा खोद दिया। जो सब कहते हुए वो अपने सबऑर्डिनेट पर गुस्सा उतार ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कौन है और ली होंग से मिलने के लिए क्यों आया था, इस बारे में तो हमें आगे चलकर ही मालूम होगा। इधर ईस्टर्न रीजन पर भी डीमंस के दिन ब दिन हमले बढ़ते जा रहे थे। इवन कि उन्होंने तो ह्यूमंस के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक व्हाइट हेयर पर्सन पर आ गया, जिसे रिपोर्ट करने के लिए वही बंदा जो कि अभी थोड़ी देर के पहले ली होंग के पास गया था, वो आ जाता है, जो कि इस व्हाइट हेयर पर्सन से कहने लगा, मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है, अब आगे देखे कि आगे क्या होगा। सिर्फ डीमंस ही नहीं बल्कि ह्यूमंस के कुछ क्लैंस भी सीचुआन फैमिली की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते थे, और इसी वजह से लाइफेंग फैमिली का सेकंड प्रिंस अपने फादर से कह रहा था कि सीचुआन फैमिली के ईस्ट साइड पर डीमंस ने अपने हमले को बढ़ा दिया है, कि वेस्ट साइड पर अभी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद नहीं होंगे और ये हमारे पास एक अच्छा मौका है उनके कुछ इलाकों पर कब्जा करने का। मगर इस पर तो उसके फादर एग्री नहीं हुए, क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई भी ऐसा जनरल मौजूद नहीं था जो कि इनकी आर्मी को लीड कर सके। इसी वजह से अभी के लिए इन्हें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी अपने जनरल्स के साथ इसी मौजू पर बात कर रही थी कि आखिर अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मशवरा देते हुए डिलन प्रेसिडेंट से कह रहा था कि हमें और ज्यादा आर्मी को ईस्ट रीजन में भेज देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बगावत बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। तो इस पर तो प्रेसिडेंट उसे सवाल करते हुए कहने लगे कि आखिर हम इतने सारे ट्रूप्स कहाँ से लेकर आएंगे। मगर डिलन के पास तो इस बात का भी जवाब था। वो उनसे कहता है, हम लोग ली होंग के साथ हाथ मिला सकते हैं, जो कि जंग की सूरत में हमारे काफी ज्यादा काम आएगी। इवन के ली होंग भी हमारी ऑफर को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो हर हाल में अपनी जान को बचाना चाहता है। मगर प्रेसिडेंट और लाओ मिंगहाई तो दोनों ही उसकी बात से एग्री नहीं थे। इसी वजह से वो डिलन से कहने लगे कि इतने ज्यादा सोल्जर्स की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये मामला इतना बड़ा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जो कहते साथ ही सारे के सारे ऑफिशियल्स यहाँ से रवाना
रवाना हो चुके। पीछे की तरफ मौजूद डिलन स्टर्लिंग से कहने लगा कि बगावत जी चुआनशू हाउस की जड़ों को खोखला करके रख देगी। जो बात अभी तो प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही, लेकिन जल्द ही ये इस बात को जान जाएंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर उसी कमांडर पर आ गया जिसके अंडर अब जी चुआनशू काम करने वाला था। उसका एक सबऑर्डिनेट आकर उसे बताता है कि जी चुआनशू यहाँ पर पहुँच चुका। ये कमांडर तो जी चुआनशू को काफी अरसे से जानता था, इसीलिए वो उससे अपने पुराने बदले लेने के लिए अपने सबऑर्डिनेट से कहने लगा कि तुम जाकर जी चुआनशू से कह दो कि कमांडर किसी मीटिंग में मसरूफ है, इसलिए तुम सब कैंप चले जाओ। और उस ऑफिसर ने तो बिल्कुल ऐसे ही किया। वो इन्हें लेकर कैंप में आ जाता है, जहाँ पर तो एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम था युआन ताई, उसे दिखाया जाता है। वो कैंप में मौजूद एक पर्सन के साथ आर्म रेसलिंग कर रही थी। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही वो इस फाइट को जीत जाएगी, मगर ध्यान भटकने की वजह से वो इस मैच को हार गई। मिस ताई तो थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी और उसे अपनी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, क्योंकि जब वो जी चुआनशू और बाईचान दोनों को कैंप दिखा रही थी, वो बातों बातों में इनकी काफी बेइज्जती करते हुए कह रही थी, तुम दोनों तो घोड़े पर सवारी करने के आदी हो, क्या तुम लोग यहाँ पर रह पाओगे? क्योंकि मेरे ख्याल में तुम दोनों तो बस यहाँ पर 4-5 दिन ही निकाल सकोगे। इस बात पर तो बाईचान को गुस्सा आ गया और वो उसे चुप करवाते हुए कहने लगी कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो, और तुम इस बात को डिसाइड करने वाली होती कौन हो कि हम यहाँ पर कितने दिन स्टे करेंगे और कितने नहीं। और अगर तुम्हें इस बात पर इतना ही शक है तो आज फिर एक मैच कर लेते हैं। जी चुआनशू भी इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन दोनों से कहने लगा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस फाइट में हारेगी उसे पूरे 1 महीने के लिए यहाँ के टॉयलेट साफ करने होंगे। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।